Hi everyone, welcome to my YouTube channel. 10 reasons why you should not vote for Narendra Modi in the upcoming general elections. आज के वीडियो में इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इसके पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दैट विल इंस्पायर मी टू मेक इवन मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अगर आपके पास कोई सजेशन या फीडबैक है चैनल या उसके वीडियो से रिलेटेड, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। सो पहला रीजन, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया फ्रेजाइल 5 कंट्रीज में शामिल रहे और फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंट रहे अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, तो डेफिनेटली आपको नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना चाहिए। पिछले 10 सालों में इंडिया का जीडीपी एट अ CAGR ऑफ 7% से ग्रो किया है। मॉर्गन स्टैनली ने 2013 में एक टर्म कॉइन किया था जिसका नाम था फ्रेजाइल 5। फ्रेजाइल 5 में वो कंट्रीज शामिल थे जो फॉरेन कैपिटल पे हेविली डिपेंडेंट थे अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, और इंडिया भी उन कंट्रीज में से एक था। 2014 में इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, और पिछले 10 सालों में काफ़ी सारे पॉलिसी चेंजेस, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, काफ़ी सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से आज के डेट में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अगर इसी तरीके का प्रोग्रेस चलता रहा तो 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का दम रखता है। दूसरा रीजन, अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टअप कल्चर जो अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसर से बढ़ता जा रहा है वो ना रहे, तो डेफिनेटली आपको नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना चाहिए। 2014 में सिर्फ 350 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थे इंडिया में, और आज की डेट में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, जो कि सिर्फ Tier 1 सिटीज़ में नहीं बल्कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी पाए जाते हैं। उनमें से 111 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए हैं। यूनिकॉर्न यानी जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है। इन यूनिकॉर्न्स में से लगभग 20% यूनिकॉर्न्स ऐसे हैं जो कि विमेन फाउंडेड स्टार्टअप्स हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स की वजह से इन स्टार्टअप्स के नंबर में बढ़ोतरी हुई है। इन स्टार्टअप्स की वजह से जॉब क्रिएशन भी काफी ज्यादा हुआ है। इनफैक्ट अगर 2019 की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.27% तक चला गया था। हालांकि कोविड के बाद ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया। जनवरी 2024 के डेटा के हिसाब से करेंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.25% पे है। आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम और मेक इन इंडिया जैसी कैंपेन की वजह से काफी सारे यूथ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तीसरा रीजन, अगर आप नहीं चाहते कि इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने, तो डेफिनेटली आपको मिस्टर नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना चाहिए। एक रीसेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इवेंट में जब नरेंद्र मोदी भारत के यूथ को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने विकसित भारत 2047 का फाउंडेशन रखा एंड उन्होंने इंकरेज किया भारत के हर नागरिक को कि इस पर्टिकुलर इवेंट में वो भागी बने, अपना सजेशंस दे कि किस तरीके से भारत को हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी बना सकते हैं। 4th रीजन, अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ड अर्न्ड मनी करप्ट नेताओं के पॉकेट में जाता जाए और भारत के डेवलपमेंट में उसका कोई योगदान ना रहे, तो डेफिनेटली आपको नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पिछले 10 सालों में कोई भी तरीके का स्कैम्स या फ्रॉड नहीं हुआ होगा, पर जितना घोटाला यूपीए के सरकार के समय में हुआ था, डेफिनेटली उतना घोटाला इन 10 सालों में नहीं हुआ। तो वो करप्शन फ्री कितने सालों तक रह पाते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 5th रीजन, अगर आप ये नहीं चाहते कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज एक डेवलप्ड कंट्री जैसा ना हो, तो डेफिनेटली आपको नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना चाहिए। पिछली 10 सालों में इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए काफी ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में किए गए हैं। 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का हाईवे कंस्ट्रक्ट किया गया है। 75 एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। रेलवेज को पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई किया गया है। इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन लॉन्च होने वाला है। इंडिया में हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। ये सारे प्रोग्रेस डेफिनेटली इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, बट डेफिनेटली एक की फैक्टर है इस पर्टिकुलर सरकार का, वो है स्पीड इन डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर देते हैं एंड उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं होता तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स से ज़्यादा और कुछ नहीं रहता। 6th रीजन, अगर आप चाहते हैं कि भारत को अभी भी एक डर्टी कंट्री की नज़र से देखा जाए, जहाँ पे लोग हाइजीन का ध्यान नहीं देते, जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा गंदा रहता है,
तो डेफिनेटली आपको नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना चाहिए। पिछले 10 सालों में अगर कोई एक कैंपेन है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है, वो है स्वच्छ भारत कैंपेन। 9.5 करोड़ से भी ज्यादा का पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है पिछले 10 सालों में, और 55,000 से भी ज्यादा विलेजेस अभी ओपन डेफिकेशन फ्री है, मतलब वो ओपनली शौच नहीं करते। स्वच्छ भारत कैंपेन के अंतर्गत पब्लिक सैनिटेशन एंड हाइजीन पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से ऐसी डिजीजेस जो कि हाइजीन से रिलेटेड होती हैं, क्लेanलीनेस से रिलेटेड होती हैं, उनमें काफी गिरावट आया है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। 7th रीजन, अगर आप चाहते हैं कि टेररिस्ट अटैक का प्रॉपर रिटेलिएशन ना हो, तो डेफिनेटली आपको नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना चाहिए। पिछले 10 सालों में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुआ, पर एक चीज है जो इस सरकार ने किया है, वो है एटीट्यूड चेंज करने का। अब बाहर के देश हमें ऐसा नहीं देखते कि कुछ भी कर लो तो इंडिया तो सहन कर लेगा। इंडिया हेविली इन्वेस्ट कर रहा है साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे, जो उसको चंद्रमा, मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों पे ले जा रहा है। अपने एस्ट्रोनॉट्स को वो स्पेस में भेज रहा है, पर वो अपने डिफेंस में भी उतना ही इक्वली इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट आर्मी है। ऐसा नहीं है कि पहले हमारी मिलिट्री, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी स्ट्रांग नहीं था, वो तब भी स्ट्रांग था, वो आज भी स्ट्रांग है। बट एक चीज जरूर चेंज हुआ है, वो है फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड बोल्ड डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से इंडिया को काफी ज्यादा एडमायर किया जा रहा है ओवरऑल वर्ल्ड में। 8th रीजन, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया अभी भी पुअर कंट्री की तरह देखी जाए, तो आपको नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना चाहिए। 2013 में बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोग लगभग 8% थे, अब घट करके वो नंबर 3% से भी कम का हो गया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इंडिया का मिडिल क्लास का इनकम एट अ रेट ऑफ 6.5% से ग्रो कर रहा है। इंडिया में नंबर ऑफ बिलियनर्स भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। मुंबई एशिया का नंबर 1 सिटी है विद हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स। उसने बीजिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में टॉप 10 पोजीशन पे न्यू दिल्ली भी आ गया है। 9th रीजन, अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि ये सोचते थे कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काम नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आपको नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना चाहिए। आज से 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये विजन देखा था कि इंडिया के हर सिटीजन का बैंक अकाउंट होगा और डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी, तो काफी सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था। आज की डेट में इंडिया डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे है, जिसकी वजह से यहाँ ई कॉमर्स इंडस्ट्री का भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखा गया है। डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल पेमेंट काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हुआ है एंड लोगों ने उसे काफी अच्छे तरीके से यूज करना शुरू किया। इनफैक्ट आप कहीं पे भी चले जाओ, छोटे से छोटे दुकान में भी आपको यूपीआई यूज करके पेमेंट करने को मिलेगा। रिसेंटली इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया है फ्रांस और यूएई जैसे देशों में। काफी ज्यादा पॉजिटिव और इंकरेजिंग सिग्नल है इंडिया के लिए। एंड फाइनली 10वां रीजन, अगर आप ये चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में डोमिनेट ना करे, अगर आप ये चाहते हैं कि इंडिया दूसरे देशों पे अपना इम्पैक्ट ना जमाए, अगर आप ये चाहते हैं कि इंडिया दूसरे देशों में अपना दबदबा ना बनाए, तो डेफिनेटली आपको नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना चाहिए। यूएस की एक सर्वे में नरेंद्र मोदी को मोस्ट पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड घोषित किया गया है। इंडिया ने काफी ज्यादा ट्रेमेंडस इम्पैक्ट दिखाया है वर्ल्ड इकोनॉमी में। दुनिया के पावरफुल देशों के साथ इंडिया ने अपना रिलेशन बेहतर किया है एंड इसका श्रेय डेफिनेटली नरेंद्र मोदी को जाता है। अभी कंट्रीज साइन करना चाहते हैं एग्रीमेंट इंडिया के साथ, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही लुक्रेटिव मार्केट साबित हो रहा है हर देश में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर देखा जाए तो 162 कंट्री से इन्वेस्टमेंट इंडिया को मिला है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी के अंतर्गत काफी सारी कंट्रीज इंडिया में हेविली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और गवर्नमेंट भी ऐसा पॉलिसीज बना रहा है कि वो इजिली इन सारे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। इंडिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इंडिया का डेमोक्रेसी, इंडिया का डाइवर्सिटी और इंडिया का डेमोग्राफी। एंड करेंटली इंडिया के पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि विजनरी हैं, जो कि करिज्मेटिक हैं, जो कि पावरफुल हैं, किसी भी चीज को अनलर्न करके रीलर्न करने को तैयार है। कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं हो सकता। इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने जो पिछले 10 सालों में किया है, डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि उसने सारा परफेक्ट काम किया है। उनके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट भी है। बट हाँ, ये बात जरूर है कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास एक विजन है, एक स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन है। अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है
किसी भी डेमोक्रेसी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। बट उस तरीके का ऑपोजिशन करेंटली इंडिया के पास नहीं है, जो कि एक विजन रखे, जो कि स्ट्रैटेजिकली इवैल्यूएट कर सके कि इस गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, क्या सही से किया है और क्या काम उन्होंने ढंग से नहीं किया है। वो सिर्फ पेटी मैटर्स को उछालने में लगे रहे हैं। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक पावरफुल ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। करंट सिनेरियो में इंडिया का यही एक स्ट्रगल पॉइंट है। अगर करंट सिनेरियो भारत का देखा जाए तो डेफिनेटली लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है एंड उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये डिसाइड करने के लिए कि किसको वोट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। इस करंट सिनेरियो में इंडियन सिटीजन्स को डेफिनेटली इश्यूज नहीं आएंगे ये डिसाइड करने के लिए कि उनको किसको वोट करना है। पर इंडिया के हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ऑपोजिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा एंड आप और किस टॉपिक पे कंटेंट देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।